हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट 24-25 जो भी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। नाउ अब ये नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट जो है और भी रिपोर्ट के साथ पढ़ेंगे, जैसे कि नाफिस रिपोर्ट, देन स्टैटिस्टिकल आउटपुट रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो ऑलरेडी हमने कवर कर ली है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Now before starting my class, I would really like to ask you that if you can please just download the report और एक बार you just go through that report. रिपोर्ट के अंदर क्या है, we are going to read, definitely we are going to understand बहुत अच्छे से रिपोर्ट we are going to cover very well, but I would really then also want you to कि एक बार बस आप रिपोर्ट डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल, जस्ट टाइप एनुअल रिपोर्ट 24-25 एंड फ्रॉम नाबार्ड ऑफिशियल वेबसाइट जस्ट फर्स्ट डाउनलोड द रिपोर्ट एंड जस्ट गो थ्रू इट कि how does the report looks like, what chapters are divided there and how it is, all the format is and everything, so that एक आइडिया लगता है कि एक्चुअली रिपोर्ट्स कैसी होती हैं। Now let us start with report, actual report, and we'll start with जो भी important is report का हम holistically cover करेंगे। So annual report of 24-25 that's recently published by NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development। सबसे पहले एग्रीकल्चर ईयर हमें समझना होगा बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर जो हम पढ़ते हैं। So our agriculture year is from July to June. It is a 12-month period ending 30th June of calendar year. Agriculture year 2025 ends on 30th of June 2025. So this is basic, we should know कि agriculture year कब से कब तक होता है। Now रिपोर्ट में एक पूरा कॉलम है फ्रॉम द चेयरमैन एंड उसके बाद सम पॉइंट्स आर रिटन दैट आर टोल्ड अस बाय द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, श्री शाजी केवी चेयरमैन। नाउ व्हाट आर दीज पॉइंट्स, उसको हम ब्रॉडली देखेंगे, ब्रॉडली समझेंगे। एक्चुअली रिपोर्ट ऑल्सो डिटेल में रिपोर्ट में कवर किए हैं सारे पॉइंट्स, बट स्टिल बिकॉज चेयरमैन हैज़ मैंशनड इट, वी विल गो थ्रू सम ऑफ द पॉइंट्स स्टार्टिंग में एंड देन इन द रिपोर्ट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स। सो फर्स्ट ही इज सेइंग अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। GDP growth 6.5% in financial year 24-25, maintaining India as the fastest growing major economy. सो इट इज़ रिटन कि GDP ग्रोथ रही है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 6.5% एंड दैट हैज़ मेड इंडिया एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। वी हैव अचीव्ड एमिड ग्लोबल चैलेंजेस लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड ट्रेड डिस्ट्रप्शंस। सो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद हमने ये ग्रोथ दिखाई है, दैट इज़ अ नाइस ग्रोथ रेट। एंड आपको याद रखना है द ग्रोथ रेट हैज़ बीन 6.5%, दैट्स आवर GDP ग्रोथ रेट। सपोर्टिंग फैक्टर्स हैज़ बीन मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट हेल्थ, स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम, सस्टेनेबल एक्सटर्नल सेक्टर। सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हम ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी को बना पाए इंडिया को एंड 6.5% का GDP ग्रोथ रेट अचीव कर पाए। सो साइमल्टेनियसली आई ऑल्सो टेल यू अब कि आपको पर्टिकुलरली क्या याद रखना है रिपोर्ट से। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि GDP ग्रोथ रेट 6.5% 24-25। सेकेंड थिंग इज एग्रीकल्चर सेक्टर showed significant momentum in GVM, boosted by healthy rural demand, improved credit flows. Policy focused budget 24-25-26 was on increasing productivity, self-sufficiency in pulses and edible oils, efficient supply chains and climate resilient farming. Also यहाँ पर कुछ schemes mentioned थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिपोर्ट्स में, जो कि हम एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि स्कीम्स को रिपोर्ट्स की वीडियो में कवर किया जाए। सो कुछ स्कीम्स जो नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट में लिखी है वो हम डेफिनेटली कवर करेंगे बिकॉज दैट also becomes very very important for our exams. So that I have separately jotted it down और हम I'll bring a video on that कि हम schemes separately cover करेंगे। Now चेयरमैन इज सेइंग कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने भी सिग्निफिकेंट मोमेंटम दिखाया है GVA में एंड इट हैज़ बीन बूस्टेड बाय रूरल डिमांड, क्रेडिट फ्लोज एंड अ पॉलिसी फोकस हैज़ बीन सो एंड सो। Now, third is NABARD's role and response. So, what was NABARD roles and response? Core interventions हुए हैं जैसे कि facilitating adequate credit flow was done by NABARD, deepening financial inclusion, building rural infrastructure, promoting sustainable farming practices, and adapted programs to meet emerging rural needs. So, this is self-understood, right? Now, credit to agriculture. यानी it is written कि agriculture को कितना credit disburse हुआ है। नाउ ये आपको याद रखना है
क्रेडिट डिस्पर्स का टारगेट था हमारा 27.5 लाख करोड़ कि इतना क्रेडिट हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है, बट वी हैव ओवर अचीव्ड इट एंड हमने डिस्पर्स किया 28.7 लाख करोड़, जो कि 5% मोर देन द टारगेट है। देन क्रेडिट इंटेंसिटी रही है 53% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए, दिस वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल अभी, बट यू जस्ट रिमेंबर 53% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए इज आर क्रेडिट इंटेंसिटी। एंड हमने रीफाइनेंस सपोर्ट जो दिया है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप से दिया है। शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस सपोर्ट हैज़ बीन 1.9 लाख करोड़ एंड लॉन्ग टर्म इट हैज़ बीन approximately 99,000 something, so approximately 1 lakh crore, so 1.9 lakh crore and 1 lakh crore, ये आपको सारे डेटा याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में लिखा है इट वॉज की फॉर बूस्टिंग फार्म प्रोडक्टिविटी एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़, इट ऑल्सो इन्हांसेस कनेक्टिविटी एंड मार्केट एक्सेस। क्यूमुलेटिव डिसबर्समेंट हुआ है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6.8 लाख करोड़, यानी कि ये आपको याद रखना है कि 6.8 लाख करोड़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए क्यूमुलेटिव डिसबर्समेंट किया गया है। Then sixth is empowering self-help groups and joint liability groups. तो we know NABARD का self-help group bank linkage program of 1992 that I have already explained you in our static lectures जो हम NABARD के लिए कर रहे थे। So वहाँ पर हमने डिटेल में इस प्रोग्राम को समझा था। So उस प्रोग्राम के अंदर 1.96 लाख करोड़ हैज़ बीन डिसबर्स्ड टू अराउंड 50 लाख सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा जो आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं, अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन। Then joint liability groups, around 49.8 lakh joint liability groups were supported by banks. Then our focus was capacity buildings, credit facilitation and market linkages. Right. Now seventh point is balance sheet and asset strategy. तो balance sheet रही है, उसका साइज रहा है 9.8 लाख करोड़ का as of March 2025. Asset expansion and diversification to address multiple dimensions of rural development was the strategy. Now increasing reliance on borrowed funds from market is taking place. Now 8th point is Basel 3 implementation. So we know कि जो Basel 3 के norms है वो अब all India financial institutions जिसमें NABARD आता है उनके लिए भी अप्लाई हो रहे हैं from 1st of April 2024. तो NABARD has also completed the transition successfully, updating policies, processes and systems. और हमने Basel 3 norms को adopt कर लिया है. Focus is on financial soundness while executing development programs. Ninth is risk-based monitoring. NABARD is moving toward risk-based monitoring for regional rural banks and other RFIs. Now we know कि regional rural banks के लिए, क्योंकि NABARD plays a very important role in refinancing regional rural banks. So इसलिए NABARD is moving towards risk-based monitoring for regional rural banks. अगर हम regional rural banks की performance की बात करें तो capital to risk weighted asset ratio was 14.4% as of March 2025 which was very high and gross NPA जो थे वो काफ़ी कम थे 5.3%, यानी gross NPA तो कम हो रहे हैं, asset quality it is showing and capital to risk weighted ratio is also very high which is showing कि जो RRBs हैं वो अब जो risk weighted ratio है वो high रख रहे हैं in comparison to what is required. So CRAR is also high and gross NPA is also less. So RRBs का performance ये रहा है. Also we are wanting for one state one RRB, हम ये कर रहे हैं कि हर एक स्टेट में एक RRB हो, तो इसकी प्रोसेस ऑलरेडी चालू है. So phase 4 of one state one RRB was initiated. Objective is building a stronger and more competitive regional rural bank system nationwide. So all of this is happening that has been told us by Shaji KV, our chairman of NABARD. तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी स्टार्टिंग में. नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर चैप्टर्स. सो कुछ चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरा रिपोर्ट. हम जो चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वॉट एवर इंपॉर्टेंट डेटा इज देयर, वी आर गोइंग टू रीड दोज चैप्टर्स. सो फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया एंड वर्ल्ड द इकोनॉमी इन 24-25. दैट इज़ वाई आई एम वॉन्टिंग यू कि आप एक बार रिपोर्ट डाउनलोड करें, सी बाय योर सेल्फ वॉट इज़ रिटन, क्या फॉर्मेट होता है, कितने टोटल चैप्टर्स हैं, हाउ इट इज़ डिवाइडेड, कि व्हाट चार्ट्स आर देयर, व्हाट फिगर्स आर देयर. आप एक बार खुद से देखेंगे, यू विल फील मच बेटर, और उसके बाद व्हेन यू विल सी दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर. और इफ़ यू डोंट वांट टू सी देन ऑल्सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड द इकोनॉमी इन 24-25. तो ये चैप्टर हमें कुछ चीज़ ये बताएगा, दैट इज़ ग्लोबल माइक्रो फाइनेंशियल कंडीशंस, डोमेस्टिक माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, रोबस्ट ग्रोथ कितनी हुई एग्रीकल्चर में,
हाउ हैज़ बीन द रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, द मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव फैच ऑल दोज डेटा एंड ऑल दोज पॉइंट्स. तो लेट अस मूव ऑन टू स्टडी आवर फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर इज़ ग्लोबल मैक्रो फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में. तो सबसे पहले आपको इसमें दो डेटा याद रखने हैं. दो डेटा कौन से याद रखने हैं? फर्स्ट इज़ ऑफ ग्लोबल ग्रोथ एंड सेकेंड इज़ ऑफ ग्लोबल ट्रेड. एक टेबल के फॉर्म में भी आई हैव शोन यू, यहाँ पर आपको ईजिली याद हो जाएगा. तो सबसे पहले वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ रेट 24 में रहा है 3.3% एंड 2025 में इट इज़ प्रोजेक्टेड 2.8%, यानी कि स्लोअर ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, वॉर्स, अनसर्टिनिटी, बहुत सारी कंडीशंस, चेंजेस, पॉलिसीज़ हो रही है. इसकी वजह से द प्रोजेक्शन इज़ लिटिल लोअर. बट यू हैव टू रिमेंबर कि वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ रेट 24 में इट वॉज 3.3% एंड 25 प्रोजेक्शन इज़ 2.8%. देन मर्चेंडाइज ट्रेड के बारे में लिखा है इट कुड फॉल बाय 0.2%, कुड ऑल्सो फॉल बाय -1.5% इफ सिचुएशन वर्सन्स. पर ये आपको याद नहीं रखना है, आपको मेनली वर्ल्ड का डेटा याद रखना है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर, और यू कैन रिमेंबर एक्चुअली दिस डेटा, कि सर्विस ट्रेड के बारे में बोला है इट हैज़ इंक्रीज बाय 9% इन 2024 because of growing faster. Services trades are growing faster than goods, but demand has now been weakening in 2025. तो projection जो 2025 का है उसमें कुछ कमी आएगी. Then merchandise trade growth is also growing by 2%, but then it is said कि 2025 में contraction आएगा and it would be much lower than services. So here it is saying the same thing कि global growth 24 में 3.3%, 25 में it is projected 2.8%. Then merchandise trade would see a contraction of 0.2%. Services trade 24 में it was +9% and merchandise trade only just +2%. But 2025 में services are also expected to grow slow due to tariffs and all, and merchandise trade is also expected कि वो contract करेगा. Right. Now after this data हमको जो डेटा याद रखना है that is related to GDP growth. So GDP growth हमने स्टार्टिंग में भी देखा था. फर्स्ट पॉइंट 2025 में 6.5%, बट फॉर 24 इट इज़ 9.2%, वेरी हाई. बट 2025 में 6.5% स्लोड बट स्टिल फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज़. रीज़न क्यों हुआ है स्लो? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो लो है, स्ट्रॉन्गर पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिजिकल कंसोलिडेशन इज हैपनिंग, हेल्दी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर देयर, इसलिए इतना रेजिलियंस भी शो किया है. स्टेबल फाइनेंशियल सेक्टर इज देयर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग रेजिलियंस. Now for inflation you have to remember कि CPI inflation average 4.6% in financial year 2025, lower than previous 5-year average. So इसका डेटा आपको याद रखना है 4.6% in 25. Then core CPI यानी we does not include food and fuel under while calculating inflation. So it also stayed subdued. Why? Because of past monitoring, tightening, fiscal consolidation, inflation targeting framework. नाउ एक्सटर्नल सेक्टर, तो इसमें करेंट अकाउंट के बारे में है. ये डेटा हमने ऑलरेडी दूसरी रिपोर्ट्स में देखा था, बट सेम डेटा इज़ कोटेड हेयर ऑल्सो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में करेंट अकाउंट डेफिसिट इज़ $23 बिलियन एंड 24 में इट वॉज $26 बिलियन. तो अभी 0.6% है जीडीपी का, बिफोर इट वॉज 0.7% ऑफ जीडीपी. इन क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 वी हैव सीन अ सरप्लस ऑफ $13.5 बिलियन. अब ये क्यों बेटर हुआ है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट, हायर रेमिटेंसेज डिस्पाइट वीक मर्चेंडाइज ट्रेड. देयरफॉर क्योंकि मर्चेंडाइज ट्रेड का तो कम है, बट बिकॉज ऑफ हायर रेमिटेंसेज ये करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गया है. नाउ फिजिकल डेफिसिट, सो फिजिकल डेफिसिट हैज़ फॉलन टू 4.4%, क्योंकि और कैपेक्स के बारे में लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर. फाइनेंशियल ईयर 24 में इट वॉज 10.2 लाख करोड़ एंड 2025 में इट हैज़ इंक्रीज बाय 10%, दैट इज़ 11.2 लाख करोड़. टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, पर्सनल इनकम टैक्स कट्स फोकस्ड ऑन मिडिल क्लास, जिसके वजह से ट्रांसफरिंग अबाउट 1 लाख करोड़ बैक टू हाउस होल्ड हैज़ हैपेंड. नाउ GDP year on year growth 6.5% for financial year 25. CPI inflation 4.6% for 2025. Current account deficit 0.6%. Then gross fiscal deficit 4.4% in 2026 projected. And 4.7% in 2025 projected. Now agriculture and allied activities in financial year 2025. तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड GVA ग्रोथ रेट कितना रहा है?
4.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2025. तो आपको ये 4.6% याद रखना है. देन फॉर प्रोडक्शन डेटा, ये डेटा दिया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फूड ग्रेन्स का डेटा थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स को कंसिडर करके प्रोडक्शन कितना है फूड ग्रेन्स का, इट इज़ 3,539.6 lakh metric tons, and for horticulture based on second advance estimate it is 3,677.2 lakh metric tons. इसका मतलब है कि हॉर्टिकल्चर का आउटपुट ने फूड ग्रेन्स के आउटपुट को एक्सीड कर दिया है. नाउ शेयर ऑफ सीरियल्स ऑफ फूड एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. तो यानी कि इसमें ये डेटा है कि फॉर एग्जांपल रिपोर्ट है शोन दिस कि 1999-2000 में अगर फूड पे पूरा खर्चा रूरल एरिया में अराउंड 59% था, तो 59% में सीरियल्स पे जो खर्चा था वो अराउंड 22% था. बट नाउ व्हाट इज़ हैपेंड इन 23-24, अगर फूड पे खर्चा 47% है, तो सीरियल पे जो एक्सपेंडिचर है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, इट हैज़ रिड्यूस टू जस्ट 5%. एंड इन अर्बन एरिया ऑल्सो इफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज़ 39%, द एक्सपेंडिचर ऑन सीरियल हैज़ रिड्यूस टू 3.8%. अब इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है, इट इज़ शोइंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ फूड, कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो अब फ्रूट्स, मिल्क और सारे फूड की तरफ बढ़ रहे हैं अदर देन सीरियल्स. दे आर शिफ्टिंग देयर फूड हैबिट्स. इसके वजह से जो सीरियल्स पे एक्सपेंडिचर है इट हैज़ सिग्निफिकेंटली लोअर डाउन. नाउ एग्रीकल्चर क्रेडिट. सो एग्रीकल्चर क्रेडिट का हमारा टारगेट था 27.5 लाख करोड़, बट एक्चुअल डिसबर्समेंट हैज़ हैपेंड ऑफ 28.7 लाख करोड़, यानी टारगेट ओवर अचीव हुआ है. नाउ व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिट है, जो टर्म लोन्स है, वो 40% से ज़्यादा है ऑफ टोटल फार्म क्रेडिट, एंड नॉट जस्ट क्रॉप लोन बट ऑल्सो फॉर मशीनरी, इरीगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके भी बढ़ रहे हैं लोन्स. इट रेजेस प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू एडिशन. नाउ व्हाट इज़ क्रेडिट इंटेंसिटी, जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्रेडिट इंटेंसिटी 53% रहा है. जो पूरा क्रेडिट फ्लो होता है, व्हेन वी डिवाइड क्रेडिट फ्लो बाय एग्रीकल्चर GVA देन वी गेट क्रेडिट इंटेंसिटी. तो कितना क्रेडिट इंटेंसिटी रहा है, पहले के टाइम पे 10% भी नहीं हुआ करता था, बट नाउ इट इज़ इंक्रीज टू मोर देन 50%. तो अभी क्रेडिट इंटेंसिटी हो गया है 53%. देन some budget and RBI reforms have been taken place financial year 2026 onwards. So KCC limit has been raised from 3 lakhs to 5 lakhs. अभी implement नहीं हुआ है, but from financial year 2026 it may get implemented. तो कि KCC की जो इंटरेस्ट सबवेंशन की लिमिट है उसे 3 लाख से 5 लाख कर दिया जाएगा. देन कोलेटरल फ्री एग्री लैंडिंग हैज़ बीन रेज फ्रॉम 1.6 लाख टू 2 लाख. दिस हैज़ ऑलरेडी हैपेंड कि जो कोलेटरल फ्री लैंडिंग की लिमिट है वो 2 लाख कर दी गई है. नाउ इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि क्रेडिट इंटेंसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी इसके वजह से. नाउ दिस इज़ क्रेडिट फ्लोज टू एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर सेक्टर का क्रेडिट है 28.7 लाख करोड़ हो गया है, एंड क्रेडिट इंटेंसिटी यानी एग्री क्रेडिट एज पर एग्रीकल्चर GVA इट हैज़ रीच टू 53%. नाउ सेकेंड चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकेंड चैप्टर, एंड सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट MSME, इंडियाज़ रूरल MSME सेक्टर एंड इंजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. तो इसमें हम MSME की डेफिनेशन देखेंगे, MSME से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा देखेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. So firstly let us see importance of MSMEs in India. So MSME, almost 6.5 crore MSMEs have been registered June 2025. MSMEs हम employment देती हैं to about 28 crore people, and contribution of MSME to economy is huge. Around 30% to India's GDP, 35% of manufacturing output and 45% of export earning. ये दिखाता है कि GDP और output और export में MSME का contribution कितना ज़्यादा हाई है. सो MSME बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. MSME इज़ लाइक अ बैकबोन ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी एंड क्रिटिकल टू मेक इन इंडिया एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब विजन. राइट, नाउ डेफिनेशंस ऑफ MSME, जो डेफिनेशन अपडेटेड हुई है डेफिनेशन, दिस इज़ द डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम. MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. राइट, तो इसमें आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट याद करना है. फॉर माइक्रो द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज़ 2.5 करोड़, अप टू 2.5 करोड़, देन अप टू 25 करोड़, देन अप टू 125 करोड़. देन फॉर टर्नओवर लिमिट माइक्रो की अप टू 10 करोड़, स्मॉल की अप टू 100 करोड़ एंड मीडियम की अप टू 500 करोड़. तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए. यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट.
Now, if we see distribution of MSME by category in rural and urban areas, numbers in lakhs, so you will find out a very huge difference in micro, small and medium enterprises. अगर हम देखेंगे रूरल सेक्टर में माइक्रो इंटरप्राइजेस 397 लाख्स है, तो स्मॉल इंटरप्राइजेस सिर्फ 0.3 लाख्स है एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सिर्फ 0.01 लाख्स है. नाउ दिस इज एज पर दिस डेफिनेशन. हम वो इंटरप्राइजेस को मीडियम मानेंगे जिसका टर्नओवर लिमिट अप टू 500 करोड़ है, जिसका इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 125 करोड़ है, राइट. तो इस डेफिनेशन पे बेस होकर नाबार्ड रिपोर्ट हैज़ गिवन दिस टेबल्स टू अस कि मीडियम इंटरप्राइजेस रूरल इंडिया में सिर्फ 0.01 लाख्स हैं. सिमिलरली अर्बन एरिया में 335 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेज है, 1 लाख स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड जस्ट 0.03 मीडियम इंटरप्राइजेज. और शेयर अगर हम देखें तो रूरल एमएसएमईज़ का ज़्यादा है देन अर्बन एमएसएमईज़. रूरल में 54.2% शेयर है एंड अर्बन में 45.8% शेयर है. तो आपको ये शेयर याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ सम की पॉइंट्स. नाबार्ड का जो ओरिजिनल एक्ट था 1981 का, वो सपोर्ट करता था सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को विथ इन्वेस्टमेंट अप टू 20 लाख्स प्लांट एंड मशीनरी. यानी 1981 में जो एक्ट आया था वो सिर्फ 20 लाख्स के इन्वेस्टमेंट तक को सपोर्ट करता था. देन 2018 में अमेंडमेंट हुआ जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सीलिंग कर दी गई अप टू 10 करोड़ रुपीज़ एंड सर्विस सेक्टर की सीलिंग कर दी गई अप टू 5 करोड़ रुपीज़. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट. देन टर्मिनोलॉजीज वर ऑल्सो अपडेटेड. पहले स्मॉल स्केल टाइनी डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट्स इंक्लूड होते थे. नाउ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैंडीक्राफ्ट्स हैंडलूम्स विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड. NABARD Act now aligns with MSME definitions, MSME Act 2006 definitions. Now NABARD's interventions to support MSMEs. तो NABARD क्या इंटरवेंशन करता है MSMEs को सपोर्ट करने के लिए? सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट. फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे? एक्सेस टू कैपिटल एंड रीफाइनेंसिंग, यानी प्रोविजन है ऑफ रीफाइनेंसिंग टू एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट कैपिटल एक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट बाय MSMEs. देन क्रेडिट प्लानिंग, क्रेडिट प्रोजेक्शंस भी करता है फॉर MSMEs prepared using district level PLPs in consultation with stakeholders. SRS for MSMEs activities, यानी कि इम्प्लीमेंट करता है रीफाइनेंसिंग स्कीम्स फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, watershed and wadi project areas, transformation of PACS into MSCs, etc. Channel for subsidy disbursal, it also serves as nodal agency for disbursing subsidies. फिर वो अपनी सब्सिडीज़ के थ्रू सपोर्ट करता है. सब्सिडीज़ जैसे नाब समृद्धि जो है वो SMEs को फाइनेंस करती है ग्रीन एनर्जी में. नब किसान FPOs को फाइनेंस करता है. नब वेंचर्स जो है वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है. तो नाबार्ड अपनी सब्सिडीज़ के थ्रू MSMEs को सपोर्ट करता है. देन ऑल्सो MSME लेंडिंग थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स, बिकॉज मैपिंग ब्रांचेस टू MSME क्लस्टर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग टेलर्ड लोन प्रोडक्ट्स थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि इनेबल करा है रीजनल रूरल बैंक्स को टू एक्सपेंड देयर MSME लोन पोर्टफोलियो बाय 17.6%. राइट. फिर डेवलपमेंट सपोर्ट देता है, इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स. देन टेक्निकल एंड क्लस्टर सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, कल्चरल हेरिटेज एंड IPR सपोर्ट, स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है एंड सम स्कीम कवरेजेस इज ऑल्सो डन. कोलैबोरेशन एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी MOU साइन किए, फॉर्मलाइजेशन ऑफ MOUs विथ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, देन ऑल अदर थिंग. देन सेक्टोरल प्रमोशन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डन. देन FPO कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस. Now we are going to read about third chapter, that is investing in a sustainable tomorrow. तो ये जो चैप्टर है वो पूरा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस. सो क्लाइमेट चेंज जो है वो हिट करता है वनरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड रूरल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा. तो नाबार्ड यूज़ करता है क्लाइमेट फाइनेंस टू बिल्ड रेसिलियंस, ताकि हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इकोनॉमिक फ्रेंडली फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी को आगे कैरी फॉरवर्ड करे जा सकें. नाउ व्हाट आर की क्लाइमेट फाइनेंस सोर्सेज? सबसे पहले अडेप्टेशन फंड. अडेप्टेशन फंड जो है वो एक इंटरनेशनल फंड है अंडर क्योटो प्रोटोकॉल. तो ये सपोर्ट करता है अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स इन वनरेबल कम्युनिटीज़. देन नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के अंदर आता है जो कि क्लाइमेट अडेप्टेशन को फंड करता है. देन ग्रीन क्लाइमेट फंड
पेरिस एग्रीमेंट के अंदर एक लार्जेस्ट ग्लोबल क्लाइमेट फंड है, जिसकी नाबार्ड एक एक्रीडेटेड एंटिटी है, यानी कि डायरेक्टली चैनल करता है इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस इनटू इंडिया। तो ये फंड जो है, क्योंकि नाबार्ड देखता है, इसलिए इट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी। Now, what has been the NABARD initiatives in 2025 for better project implementation? So, सबसे पहले इस पॉलिसी लैंडस्केप कंट्रीब्यूशन। NABARD ने इनपुट्स दिए हैं टू नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, जैसे कि क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, इंडियाज नेशनल अडेप्टेशन प्लान, क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी एंड वॉलेंट्री कार्बन नेटवर्क्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। उसके बाद बहुत सारे MOU साइन किए हैं, जैसे कि विद मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसके बाद नाबार्ड की @2030 क्लाइमेट स्ट्रैटेजी है, जो कि 4 स्ट्रैटेजिक पिलर्स से लॉन्च हुई है। एसेलरेट करना है ग्रीन लैंडिंग, मार्केट डेवलपमेंट, ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सो नाबार्ड की आपको याद रखना है @2030 क्लाइमेट स्ट्रैटेजी। देन नाबार्ड ग्रीन लैंडिंग फैसिलिटी, जो 2025 में ही लॉन्च हुई है, इट इज़ टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल ग्रीन क्रेडिट प्रोडक्ट। सो नाबार्ड की ग्रीन लैंडिंग फैसिलिटी आपको याद रखना है किसका है, ग्रीन लैंडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ नाबार्ड लॉन्च्ड इन 2025। इसके अंदर अभी तक 2 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करा है। टोटल लोन असिस्टेंस हैज़ बीन गिवन 845 करोड़। नाउ रूरल होम लोन्स प्लस रूफटॉप सोलर रीफाइनेंस प्रोजेक्ट्स, यानी वो इनकरेज कर रहा है सोलर अडॉप्शन को इन रूरल हाउस होल्ड्स। स्पेशल फीचर इज इंटरेस्ट रेट रिबेट ऑन रीफाइनेंस टू रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेकेंडली आपको याद रखना है नाबार्ड का भुवन पोर्टल। सो नाबार्ड का भुवन पोर्टल डेवलप किया है नाबार्ड प्लस NRSC इसरो हैदराबाद ने मिलकर। इसका पर्पस है एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म की तरह इसे लॉन्च किया है फॉर मैपिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स, जियो टैगिंग एसेट्स, ट्रैकिंग यूटिलाइजेशन एंड आउटकम्स एंड एविडेंस बेस्ड इवैल्यूएशन। सो आपको याद रखना है भुवन पोर्टल, एंड भुवन पोर्टल में याद रखना है नाबार्ड प्लस NRSC इसरो हैदराबाद। राइट, now we are going to learn about 4th chapter, that is on inclusive development for sustainable livelihoods। तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में टेबल दी हुई है। इट इज़ सेइंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम कितना रहा है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कितना लोन अमाउंट दिया है, बट नाउ वी आर गोइंग टू रीड कि कितना चेंज आया है एंड व्हाट हैज़ बीन द एडवांसमेंट। तो लोन डिसबर्स जो हुआ है अराउंड 55 लाख SHGs को लोन दिया गया है ऑफ अराउंड 2,08,282 करोड़ रुपीज़। Now this has been 1% changed from 2024। लोन आउटस्टैंडिंग वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बस इतना याद रख सकते हैं कि लोन डिसबर्स्ड हुआ है टू SHGs दिस मच। नाउ वी विल रीड अबाउट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली क्या होती है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी फार्मर्स की एसोसिएशंस या फार्मर्स ने कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, दैट आर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका काम है कि क्योंकि एक ग्रुप बन गए हैं, तो नाउ दे विल हैव बेटर बार्गेनिंग पावर, बेटर मार्केट एक्सेस, उनकी बेटर इनकम होगी, बेटर एग्रीगेशन कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, स्टोरेज करना है, प्रोसेसिंग करना है, ब्रांडिंग करना है, तो FPOs के लिए बेटर हो जाता है। तो नाउ व्हाट रोल नाबार्ड इज़ प्लेइंग इन FPOs में नाबार्ड ने कुछ फंड्स बनाए हैं, दैट इज़ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट कॉर्पस फंड, दैट इज़ प्रोड्यूस फंड। तो अगर एग्जाम में आता है कि ये फंड्स का रोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, तो नाबार्ड हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। नाउ ऑल्सो गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग अ स्कीम फॉर FPOs, जिसमें हमारा एम है, गवर्नमेंट का एम है टू प्रोड्यूस एंड टू प्रमोट 10,000 फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडिया। सो नाबार्ड इज़ अ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दैट स्कीम। नाउ फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्रेडिट लीग 2025। तो व्हाट इज़ फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट लीग 2025? ये एक इनिशिएटिव है जो नाबार्ड के मध्य प्रदेश के रीजनल ऑफिस ने लिया था, इंस्पायर्ड बाय पॉपुलर टेलीविज़न शो शार्क टैंक। तो शार्क टैंक से इंस्पायर होके मध्य प्रदेश के नाबार्ड के रीजनल ऑफिस ने एक इनिशिएटिव लिया है, दैट इज़ FPO क्रेडिट लीग। इसमें क्या कर रहे हैं वो लोग? इस इनिशिएटिव में
30 FPOs एंड 14 FIs को कोलैबोरेशन कर रहे हैं फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। FPOs अपने बिजनेस प्लान्स बताएंगे और FIs जो है वो गेन करेंगे इंसाइट्स इनटू इंट्रिकेसीज ऑफ FPO ऑपरेशंस। बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन जो क्रेडिट लीग है वो अप्रूवल देगी क्रेडिट सपोर्ट का, रेंजिंग फ्रॉम 5 lakhs to 40 lakh रुपीज़, अमाउंटिंग टू टोटल ऑफ 4 crore फॉर 29 पार्टिसिपेटिंग FPOs। तो इट इज़ जस्ट अ केस स्टडी जो कि आपकी मेंस आंसर में बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है। अगर आपको कोई भी ऐसे आया है या कोई भी ऐसे क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन आया है तो ऐसे आपको केस स्टडीज़ यूज़ करना है। एंड देन अगर फॉर एग्जांपल कभी क्वेश्चन आ भी जाता है MCQ में कि FPO क्रेडिट लीग किससे रिलेटेड है, तो यू शुड नो ऑल द कॉन्सेप्ट, तो इसलिए आई हैव टेकन दिस पार्ट। नाउ सेकेंडली आपको पता होना चाहिए अबाउट रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो ये क्या है रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स? ये एक अर्ली स्टेज सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस है फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज़। यानी कि जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, इंक्यूबेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रूरल बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए, वैसे ही हमने रूरल एरियाज़ के लिए बनाया है रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। इसमें व्हाट वुड बी द रोल ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड विल प्रोवाइड एंड टू एंड असिस्टेंट फॉर सेटिंग ऑफ RBICs, दैट इज़ रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए NABARD will provide assistance. Centers are mainly established at agriculture universities, similar rural or agri-focused institutions. Or why it is important? It is important because it will encourage innovation, entrepreneurship in rural areas. It will support agripreneurs and MSMEs with business development, help bridge the gap between rural talent and market opportunities. Now, next. कितने RBICs सैंक्शन हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में? सो 3 न्यू RBICs हैव बीन सैंक्शन। फर्स्ट इज़ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, देन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर एंड केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम केरला। नाउ फिफ्थ चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड, दैट इज़ रूल ऑन बहुत सारे जो फंड्स होते हैं उन फंड्स के ऊपर ये चैप्टर है। फर्स्ट इज़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय नाबार्ड। यू हैव टू रिमेंबर दिस फंड कि ये नाबार्ड ने इस्टेब्लिश किया था 1996 में। एंड व्हाट डज इट फंड डू? ये फाइनेंस करता है स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस को फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नाउ इसके क्या ट्रेंड्स है? एलोकेशन रिसीव हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं इस फंड में 35,000 करोड़, बट एक्चुअली सेंक्शन हुए हैं अराउंड 43,000 करोड़। ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट एन एग्जांपल कि इतना ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है टू स्टेट गवर्नमेंट्स। देन लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड। लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड इंट्रोड्यूस हुआ था इन द बजट ऑफ 2017। ये सपोर्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को इन एक्सपीडिंग इरीगेशन प्रोजेक्ट्स through consensual financing. This fund extended up to financial year 2026, covering 60 ongoing projects under Accelerated Irrigation Benefit Program and 85 projects under Command Area Development and Water Management with 2% interest subvention from Government of India. तो इसमें आपको याद रखना है कि नाबार्ड फंड मैनेज करता है एंड इंटरेस्ट सबवेंशन इज अप टू 2% दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 और ये सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को। देन माइक्रो इरीगेशन फंड। माइक्रो इरीगेशन फंड सेटअप हुआ था 2020 में विथ कॉर्पस ऑफ 5,000 करोड़ स्टैब्लिश्ड इन नाबार्ड टू सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स इन एक्सपेंडिंग माइक्रो इरीगेशन कवरेज बियॉन्ड प्रोविजन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो इसको आपको याद रखना है, 5,000 करोड़ की कॉर्पस से शुरू हुआ था माइक्रो इरीगेशन फंड 2020 मैनेज बाय नाबार्ड एंड स्टेट 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें भी मिलता है। देन फूड प्रोसेसिंग फंड। फूड प्रोसेसिंग फंड स्टार्ट हुआ था विद कॉर्पस ऑफ 2,000 करोड़ रुपीज़ to provide affordable credit to agro processing units located within designated food parks. ये जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा, एम करेगा टू स्ट्रेंथन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बाय रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, promoting value addition, generating employment particularly in rural areas. Now the next fund is Dairy Processing and Infrastructure Development Fund. It was announced in the budget of 2017-18. इसका aim क्या था? To modernize milk processing plants and machinery and create additional infrastructure for processing higher volumes of milk and enhancing value addition. इस fund का corpus है around 8,000 करोड़ का and this under the scheme loans were executed by NABARD over a 5-year period. 2019 से 2023 को
किसके लिए? टू नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर फर्दर लैंडिंग टू एलिजिबल एंड बोरोवर्स। उसके बाद फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इट वाज अनाउंस्ड इन 2019 विद कॉर्पस ऑफ अराउंड 7,500 करोड़ फॉर 5 years। इसको एक्सटेंड कर दिया है टिल 2026। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कि इसमें जो लोन्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय अ 3% इंटरेस्ट सबवेंशन एंड ऑफर अ रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 12 years इंक्लूडिंग अ 2-year मोरेटोरियम राइट। तो इसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, रीपेमेंट पीरियड है अप टू 12 years एंड 2-year मोरेटोरियम ऑल्सो। Now we are going to read about 6th chapter on credit planning and credit refinances। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट प्लानिंग ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि 27.5 लाख करोड़ था बट 28.7 लाख करोड़ डिसबर्स्ड हुआ है। नाउ शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस इसमें से है 1.9 लाख करोड़, डिसबर्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 72% एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज सीन ऑफ 3%। बाकी अगर रीजन वाइज देखें तो शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस में सदर्न रीजन का शेयर सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड 45% शेयर, एंड वेस्टर्न रीजन का शेयर सबसे कम है, अराउंड 8%। नाउ फॉर लॉन्ग टर्म इट इज़ 99,399 और यू कैन कंसिडर इट एज 1 लाख करोड़ एंड शॉर्ट टर्म के लिए 1.9 लाख करोड़। और इसमें रीजन वाइज देखें तो सदर्न रीजन का अगेन सबसे हाईएस्ट शेयर है एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का लोएस्ट शेयर है 1.7%। नाउ व्हाट हैव बीन न्यू इनिशिएटिव्स इन क्रेडिट रीफाइनेंसेस। सो नाबार्ड ने 4 न्यू रीफाइनेंसेस स्कीम्स शुरू की है। सो फर्स्ट इज सोलार रूफटॉप। सोलार रूफटॉप में मान लेते हैं अगर विलेजर्स हैं उन्हें सोलार पैनल्स इंस्टॉल करना है जो कि 200 वाट से लेकर 10 किलोवाट तक के होंगे। आई थिंक 10 किलोवाट से लेकर 200 वाट तक के जो सोलार पैनल्स होंगे तो बैंक्स उनको लोन देगा और जो नाबार्ड है वो चीप रीफाइनेंसेस करेगा उन बैंक्स को ताकि जो लोन्स है वो विलेजर्स के लिए और ज़्यादा चीप हो जाए। तो इट इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय नाबार्ड। देन रूरल हाउसिंग विद सोलार, अगर कोई होम लोन लेता है विलेज में एंड तो इट इज़ बंडल्ड विद सोलर रूफटॉप, यानी कि जो नाबार्ड है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा 0.5% इंटरेस्ट रिबेट का। इसके लिए 200 करोड़ का फंड सेपरेटली रखा हुआ है। थर्ड इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम। स्पेशल फोकस रहेगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे यानी कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे और नाबार्ड चीप रीफाइनेंसेस देगा ताकि बैंक्स जो है वो ज़्यादा लोन्स दे पाए इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। द पर्पस इज़ क्रिएटिंग जॉब्स, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमी ऑफ पुअर रीजन्स। देन एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सपोर्ट कर रहा है एक्टिविटीज़ लाइक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स, कैटल फीड प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज फॉर डेयरी एंड मीट एक्सेट्रा। नाबार्ड जो है वो कंसेशनल रीफाइनेंस देगा टू प्रोजेक्ट्स दैट कम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। नाउ पहले जो नाबार्ड था वो एक पोर्टल यूज़ करता था विद द नेम ऑफ एंश्योर 1.0। सो एंश्योर 1.0 का काम था टू मैनेज ऑनलाइन सब्सिडी क्लेम्स अंडर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अब नाबार्ड ने उसको अपग्रेड कर दिया है एंश्योर 2.0 विथ मोर फीचर्स। तो आपको याद रखना है कि एंश्योर 2.0 अब क्या है और वो किससे लिंक है। इट इज़ लिंक टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम, बट अब क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम को मर्ज कर दिया गया है विद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो एंश्योर 2 पोर्टल को अब लिंक कर दिया गया है विद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि मान लेते हैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट एलिजिबल है अंडर दिस पोर्टल और दिस फंड दैट इज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो जो सब्सिडी क्लेम है वो ऑटोमेटिकली सेंड होगा अप टू एंश्योर 2.0। फिर नाबार्ड उसको प्रोसेस करेगा और सब्सिडी जो है वो ज़्यादा जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। दिस इंश्योर्स रिलायबिलिटी, मोर ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। नाउ द 7th चैप्टर इज़ रिलेटिंग टू सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ ऑफ नाबार्ड और नाबार्ड के वेंचर्स। तो सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक्स जो कि रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, ये दोनों बैंक्स को रेगुलेट आरबीआई करता है पर सुपरवाइज नाबार्ड करता है। नाउ we will see all other important facts related to report जो कि बचे हैं। फर्स्ट इज़ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024। तो 28 नवंबर से लेकर 20 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में नाबार्ड ने विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया था विद अ थीम। आपको ये थीम याद रखना है, सबसे पहले ये भी याद रखना है कब से कब तक। देन थीम कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि।
सो कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी इस थीम के अंदर विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया था नबार्ड ने. सो यू कैन रिमेंबर दिस थीम. उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नबार्ड अवॉर्डेड विद ISO 27001-2022 सर्टिफिकेशन. सो 2025 में नबार्ड को ये सर्टिफिकेशन मिला है जो चेयरमैन ने अनवील किया है ऑन 1 जनवरी 2025. दिस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम अफर्म्स नबार्ड्स कमिटमेंट टू मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो सर्टिफिकेट है, दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ some balance sheet figures. So balance sheet is 9,80,000 crore or 9.8 lakh crores as of March 31st 2025. अगर हम कंपेयर करें तो 50% ग्रो हुआ है इन 5 years. अगर हम CGR देखें तो दैट इज़ 8.4%. ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ नबार्ड इज़ 30,000 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल एज ऑफ मार्च 2025 इज़ 17,080 करोड़ रुपीज़. सो दिस यू कैन रिमेंबर. देन नबार्ड की जो शेयर होल्डिंग इन सब्सिडरीज, मतलब कुछ सब्सिडरीज है नबार्ड की, लाइक नैप कॉइन्स, नैप फिन्स, नैप किसान, नैप समृद्धि, नैप वेंचर्स, नैप फाउंडेशन एंड नैप संरक्षण. तो ये जो सब्सिडरीज़ है नबार्ड की, ये कुछ सब्सिडरीज़ के एग्जांपल्स है. इसमें नबार्ड की शेयर होल्डिंग्स है, जैसे कुछ सब्सिडरीज़ में 100% शेयर होल्डिंग्स है और कुछ सब्सिडरीज़ में कम शेयर होल्डिंग है. लाइक जैसे आप देख सकते हैं नैप फिन्स में 63% शेयर होल्डिंग है बस. सबसे लेटेस्ट है नैप संरक्षण सब्सिडरी, जिसे 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था. नाउ सम स्पेशल इनिशिएटिव्स, जैसे कि एग्रीश्योर फंड है. एग्रीश्योर फंड जो है वो नैप वेंचर्स मैनेज करते हैं, जो कि एक सब्सिडरी है नबार्ड की, जो कि सपोर्ट करता है हाई रिस्क, टेक ड्रिवन, हाई इम्पैक्ट एग्री एंड रूरल स्टार्टअप्स को. देन एग्रीश्योर ग्रीनाथॉन 2024 ग्रीनाथॉन यानी हैकाथॉन. तो हैकाथॉन हुई है ऑन स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्रॉफिटेबल एग्री वेस्ट मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर वायबिलिटी. सो ये सारे कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स भी यू कैन रिमेंबर. सो दैट्स इट फॉर द रिपोर्ट. आई होप यू अंडरस्टूड द रिपोर्ट वेल. जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है. दिस इज़ योर एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2024-2025, द लेटेस्ट नबार्ड एनुअल रिपोर्ट, जो कि 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन आई विल टेल यू कि आप एक बार रिपोर्ट खुद से डाउनलोड कीजिए, PDF देखिए. अगर आपको भी कुछ नया मिलता है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, so that we all can learn simultaneously, because we all can help each other in this journey. So अगर आपको PDF से कुछ नया मिलता है प्लीज़ comment for that also. And also if you like the video please like, share and comment. And also you can join our Telegram channel. अगर आपको कोई डाउट है you can ask me. If you want to ask anything you can. So if you have any doubt you can ask me either in the Telegram discussion group or in the comment section, or if you want to ask any other thing you can just connect to me. Also thanks for watching, and you also please recommend me also on other topics जो मैं वीडियो लेकर आ सकते हैं. So let's study together, let's help each other, and that's it. Thank you for watching.